फेमस कोरियन बैंड द एस्ट्रो बॉय के स्टार मूनबिन जब वो 4 साल के थे तब से ही उन्होंने पॉप स्टार बनने की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। 15 साल बाद यानी जब वो 18 साल के हुए तब फाइनली वो एक स्टार कोरियन सेलिब्रिटी बन चुके थे। लेकिन फेमस होने के 6 साल के अंदर ही मूनबिन ने सुसाइड कर लिया। ऐसा करने वाले मूनबिन इकलौते नहीं है। कारा बैंड की गोहारा, एफएक्स बैंड की सुली, शाइनी बैंड के किम जोंग ह्यून, पैरासाइट जैसी ऑस्कर विनिंग मूवी के एक्टर ली सुन क्यों, फेमस कोरियन ड्रामा की एक्ट्रेस किम से रोन, इन सभी ने स्टार बनने के लिए सालों तक जी तोड़ मेहनत की, ट्रेनिंग ली, पैसे खर्च किए, लेकिन स्टार बनने के कुछ सालों के अंदर ही सुसाइड कर लिया। लेकिन क्यों? आखिरकार इस ग्लैमरस इंडस्ट्री में ऐसा क्या है जो यहाँ के स्टार सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं? क्यों करोड़ों की फैन फॉलोइंग वाले इन स्टार्स की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी खराब है कि घर चलाने के लिए ये छोटी मोटी नौकरियां करते हैं? क्या है कोरियन पॉप इंडस्ट्री का डार्क सीक्रेट? जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबरगांव। seoulspace.com के मुताबिक ज्यादातर कोरियन पॉप स्टार्स की कमाई का 90% हिस्सा स्टार्स के मैनेजर और उनकी कंपनी भी हड़प लेती है, और जो 10% पैसा बचता है वो भी ग्रुप के सभी मेंबर्स में बांटा जाता है। कई बार ग्रुप के मेंबर्स को 1000 रुपए तक भी नहीं मिल पाते। हाल ही में फेमस यूट्यूबर और कोरियन पॉप सेलिब्रिटी ग्रेसी ग्रेस ने एक यूट्यूब लाइव सेशन में इसका खुलासा किया। बताया कि उनके डेब्यू के 3 साल तक उनकी म्यूजिक से कमाई जीरो थी। द कोरिया हेराल्ड को दिए एक इंटरव्यू के दौरान बैनर ग्रुप के पॉप स्टार ह्यू संग ने बताया था कि कोरियन सेलिब्रिटी बनने के बाद भी उनकी कमाई इतनी कम है कि पेट भरने के लिए वो एक दुकान में हेल्पर की जॉब करते हैं। ली स्विंग घी भी ये बताते हैं कि करियर शुरू करने के 20 साल तक उनको कोई पैसे नहीं मिले थे। तो फिर म्यूजिक और कॉन्सर्ट के जरिए होने वाली करोड़ों रुपए की कमाई जाती कहां है? इसका जवाब है एक कॉन्ट्रैक्ट, जिसे अब लोग स्लेव कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट में इन सेलिब्रिटीज को इतने टैक्टफुली फंसा दिया जाता है कि वो चाह कर भी इससे बाहर नहीं निकल पाते। इसकी शुरुआत एक ऑडिशन से होती है। इंडिया में स्टार या सेलिब्रिटी बनने के कई सारे रास्ते हैं। यूट्यूब पर वीडियो बनाओ, इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाओ, अगर चमक गए तो मिलियंस में आपको फॉलोइंग मिल जाएगी। लेकिन साउथ कोरिया में ऐसा नहीं है। वहां सोशल मीडिया तो है, लेकिन स्टार बनने का कल्चर थोड़ा अलग है। आज हम जितने भी बड़े कोरियन बैंड्स को देखते हैं, जैसे बीटीएस, ब्लैकपिंक, ये सभी एक एजेंसी से ट्रेंड आर्टिस्ट है। या फिर जितने भी फेमस कोरियन ड्रामा या मूवी देखते हैं, उन सभी के एक्टर किसी न किसी एजेंसी से ट्रेन होकर बाहर निकले हुए हैं। इस तरह की ट्रेनिंग देने वाली वहां 3 बड़ी कंपनी है, SM एंटरटेनमेंट, JYP एंटरटेनमेंट और YP एंटरटेनमेंट। ये तीनों कंपनी अपनी अपनी एजेंसियां चलाती है, जहां वो कोरियन स्टार्स तैयार करती है कड़ी ट्रेनिंग के बदौलत। ये कंपनियां देश में ऑडिशंस कर करके टैलेंटेड बच्चों की पहली तो तलाश करती है। जो बच्चा आगे आ पाता है, फिर उसके सामने ये ट्रेनिंग प्लान पेश करते हैं। CNN इनसाइडर के मुताबिक इन ट्रेनिंग प्लान्स की ईयरली एवरेज फीस 45 लाख रुपए होती है, और ये ट्रेनिंग 4 से 15 साल तक चल सकते हैं। जैसे कि BTS के आर्यन ने 2013 में अपना पहला डेब्यू किया था, लेकिन इससे पहले वो 4 साल तक बिग हिट एंटरटेनमेंट के साथ ट्रेनी थे। ट्वाइस की मेंबर जीहो ने 10 साल तक ट्रेनिंग ली थी। बिग बैंग के मेंबर जी ड्रैगन ने SM एंटरटेनमेंट से 11 सालों तक ट्रेनिंग लिया था। ऐसे ही जब के पॉप एस्पिरेंट्स इतनी बड़ी फीस और इतना लंबा ट्रेनिंग पीरियड देकर पीछे हटते हैं, तब सबसे ज्यादा टैलेंटेड बच्चों के ऊपर ये कंपनियां एक जाल फेंकती है। वो जाल होता है एक कॉन्ट्रैक्ट का। यहां पर ये एजेंसियां एक हेल्पिंग नेचर दिखाते हुए कहती हैं कि ठीक है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हम आपकी फीस भर देते हैं, लेकिन जब आप स्टार बन जाएंगे तो आपकी कमाई में एक कट हमारा भी होगा। स्टैटिका की रिपोर्ट के मुताबिक साउथ कोरिया में ऑन एन एवरेज हर साल ऐसे 1400 कॉन्ट्रैक्ट के पॉप एस्पिरेंट्स और एजेंसियों के बीच साइन होते हैं। एक बार जब सिलेक्शन हो गया, यानी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया गया, फिर होती है रिगरस ट्रेनिंग की शुरुआत, जो देखने में तो ट्रेनीज के फायदे के लिए लगती है, लेकिन एंड में जाके समझ में आता है कि एजेंसियों ने इन ट्रेनीज को स्लेव बना दिया है।
ट्रेनिंग के नाम पर एस्पिरेंट्स जिस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करते हैं उसमें इन एजेंसियों को इन एस्पिरेंट्स के लाइफ को कंट्रोल करने का मौका मिल जाता है। वो कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, किससे बात करेंगे, यहां तक कि किसको डेट करेंगे भी या नहीं कर पाएंगे, ये सब उनकी एजेंसी तय करने लगती है। A2K चैनल के बनाए एक वीडियो में JYP एंटरटेनमेंट के CEO खुद बताते हैं कि कोई भी ट्रेनी ऑन एन एवरेज 24 घंटे में से 20 घंटे रोजाना ट्रेनिंग करता है, जिसमें 6 घंटे की डांस प्रैक्टिस, 5 घंटे की सिंगिंग प्रैक्टिस, 2 घंटे की फॉरेन लैंग्वेज क्लास, 1 घंटे की रिगरस जिम शामिल होते ही होते हैं। इस दौरान ट्रेनीज को स्टार बनना सिखाया जाता है। स्टेज पर कैसे खड़े होगे, लोगों से कैसे बात करोगे, आपके फैशन का, आपके फिटनेस का, आपके लुक का आप कैसे ख्याल रखोगे, मीडिया से आपको कैसे बात करना है, ये सभी ट्रेनिंग उनको वहां दी जाती है, यानी उनको परफेक्ट बनाया जाता है। लेकिन ये ट्रेनिंग सेंटर किसी जेल से कम नहीं होते। इनके नियम काफी हार्श होते हैं, जैसे स्ट्रिक्टली नो डेटिंग, आप डेट नहीं कर सकते, नो मोबाइल, अपोजिट जेंडर को देखना तक नहीं है। ऐसे कड़े कानून इन एजेंसियां यहां बना कर रखती हैं। फेमस कोरियन बैंड ब्लैकपिंक की सिंगर रोजे ने एक बार अपनी ट्रेनिंग का किस्सा सुनाते हुए बताया था कि ट्रेनिंग के दौरान उन्हें लड़कों को देखने तक की इजाजत नहीं थी। ट्रेनिंग के दौरान इन लड़कियों की ग्रुप के साथ एक फुल टाइम मैनेजर हुआ करती थी, जो इस बात का ख्याल रखती थी कि किसी भी लड़की या लड़के की एक दूसरे पर नजर नहीं जा पाए। ये एजेंसियां रिलेशनशिप को लेकर इतनी हार्श होती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में से ये तक डाल दिया जाता है कि स्टार बन भी गए तो भी कई सालों तक आप ना तो डेट कर सकते हैं, ना ही किसी रिलेशनशिप में जा सकते हैं, या फिर ना ही कोई शादी कर सकते हैं। हाल ही में कोरियन बैंड वंडर गर्ल्स की लड़कियों ने एक टॉक शो में ओपनली अनाउंस किया था कि अब वो फाइनली फ्री हो गई हैं और किसी को भी डेट करने के लिए तैयार हैं। इसलिए उनको जो कोई भी पसंद करता है फोन करे, मैसेज करे। इस ग्रुप ने बताया था कि इनके कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो पहले किसी को डेट नहीं कर सकते थे। यहां तक आपने ट्रेनिंग का सिलेक्शन प्रोसेस और स्लेव कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सब कुछ समझ लिया। अब आपको ये समझाते हैं कि कैसे ये कंपनियां इन कोरियन सेलिब्रिटीज के फाइनेंस को कंट्रोल करती है और उन्हें एक स्लेव की तरह कैसे बना दिया जाता है। सभी फसाद की जड़ कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सेलिब्रिटीज बनने के बाद उनकी कमाई से मोटा कट ये एजेंसियां रख लेती है एज अ लोन रीपेमेंट। बढ़िया एग्जांपल है TVXQ बैंड। इन बैंड के मेंबर्स का कॉन्ट्रैक्ट उनके डेब्यू के 10 सालों तक चलता रहा और इनकी सारी कमाई उनकी एजेंसी ही कंट्रोल करती थी। ये तो एक केस हो गया, कई केसेस ऐसे हैं जहां कमाई बिल्कुल जीरो होती है, जैसे कि कोरियन यूट्यूबर ग्रेसी ग्रेस ने अपने मामले में खुलासा किया था कि 3 साल तक उनकी कमाई जीरो रही, क्योंकि डेब्यू के बाद भी वो जो कुछ भी कमाई कर रही थी वो सारे पैसे उनकी एजेंसी रख ले रही थी उनकी ट्रेनिंग के दौरान हुए खर्च के रीपेमेंट के तौर पर। JJCC बैंड के मेंबर हेनरी ने एक बार पब्लिकली बताया था कि कमाई की 80 to 90% हिस्सा कंपनी के एजेंसी और मैनेजर रख लेते हैं। जो बचा हुआ 10 से 20% हिस्सा होता है वो बैंड के 12 मेंबर्स में बांटा जाता है। मंथली उन्हें 30,000 रुपए भी नहीं मिल पाते। सोचिए, एक सेलिब्रिटी सिंगर की मंथली इनकम सिर्फ 30,000 रुपए। इन सेलिब्रिटीज के कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज होता है जिसका नाम है रेगुलेट, यानी कि ये कंपनियां किसी भी तरह से अपने प्रॉफिट के लिए उस आर्टिस्ट को रेगुलेट कर सकती है। कैसे, वो समझते हैं। EXO ग्रुप के मेंबर ज़्यूम हिन को लॉन्चिंग के दौरान 53 किलो वेट मेंटेन करने को कहा गया, इसलिए एजेंसी ने उन्हें स्ट्रिक्ट डाइट में डालकर रख दिया, जिसमें वो 2 दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते थे। ट्वाइस बैंड की मेंबर मोमो ने बताया था कि एजेंसी ने उन्हें 1 हफ्ते के अंदर 7 किलो वेट लॉस करवाया था। इस दौरान उन्हें 7 दिनों तक खाने में सिर्फ बर्फ दिया गया। कोरियन इंडस्ट्री में एक बहुत पॉपुलर डाइट है जो ऑलमोस्ट सभी आर्टिस्ट के लिए सिमिलर होता है। इस डाइट का नाम है IU। इसमें सिंगर्स को दिन में 1 एप्पल, 2 मिठाई और 1 प्रोटीन शेक के अंदर जिंदा रहना होता है। CNA इनसाइडर को एक फॉर्मर ट्रेनी ने बताया था कि 10 साल तक ट्रेनिंग के बाद भी वो स्टार नहीं बन पाई। इन 10 सालों में उसने अपना 38 किलो वेट मेंटेन करने के लिए काफी हार्श और स्ट्रिक्ट डाइट में रहना पड़ा। सुंदर दिखने के लिए उससे कई बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई गई। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्यों कोरियन इंडस्ट्री में इन स्टार्स को डेट करने से रोका जाता है? क्यों इन्हें 40-50 किलो वेट मेंटेन करने के लिए प्रेशराइज किया जाता है? क्यों गुड लुक के नाम पर प्लास्टिक सर्जरी कराई जाती है? इसका जवाब है परफेक्शन।
कोरियन सेलिब्रिटीज में एक चीज कॉमन है, वो है परफेक्शन। डांस स्टेप भी एक साथ एक बीट पर होता है, बाल परफेक्ट होते हैं, कपड़े परफेक्ट होते हैं, फिजिक परफेक्ट होती है। इस इंडस्ट्री में इम्परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। यहां गुड लुक्स एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं, रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए इंडस्ट्री में ब्यूटी स्टैंडर्ड भी काफी हाई होते हैं, जिनको बिना सर्जरी के अचीव कर पाना नामुमकिन होता है। पॉप इंडस्ट्री से जुड़े ज्यादातर आइडल प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, एक या दो बार नहीं, लगातार बार बार, जिसके चलते साउथ कोरिया आज प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल बन चुका है। साउथ कोरियन लोगों की आंखें छोटी छोटी होती है, ऐसे में उन्हें मैच करने के लिए चेहरा भी थोड़ा छोटा होना चाहिए। चौड़े फेस वाले लड़के लड़कियों की जॉ बोन्स, नोज के पास मौजूद जो भी बोन्स होते हैं, उनको सर्जरी कर निकाल दी जाती है। चेहरे का पूरा उनका शेप बदल दिया जाता है। टॉक्सिक परफेक्शन में एक दूसरी चीज भी काम करती है, वो है टॉक्सिक फैन बेस। साउथ कोरिया का फैन बेस काफी हद तक टॉक्सिक है। 2014 में ही EXO ग्रुप के सिंगर बी क्यून और गर्ल जनरेशन ग्रुप की टेक्यून के बीच डेटिंग शुरू हो गई थी। जैसी ये खबर बाहर आई, आउट हुई, तो फैंस काफी नाराज हो गए। कहा गया कि दोनों को बैंड से बाहर कर दो, क्योंकि डेटिंग के कारण ये दोनों बैंड या दूसरे बैंड मेंबर पर ध्यान नहीं दे पा रहे। यहां तक इनको बैंड से बाहर निकालने के लिए पिटीशन तक फाइल की गई। इसके अलावा सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा साइबर बुली की गई कि आखिरकार दोनों को अलग होना पड़ा। साउथ कोरिया की पब्लिक अपने सेलिब्रिटी क्रश को लेकर काफी पजेसिव होती है। वो अपने सेलिब्रिटी क्रश को किसी और के साथ देख ही नहीं सकती। जब तक कोई सेलिब्रिटी सिंगल है, उसकी फैन फॉलोइंग आसमानों में होती है, लेकिन जैसे ही वो किसी रिलेशनशिप में आती है या आता है या शादी करते हैं, तो फैंस उन्हें बुली करने लगते हैं, उनके शोज देखना बंद कर देते हैं। एंटरटेनमेंट एजेंसियां सेलिब्रिटीज के लव लाइफ को कंट्रोल करने या फोन तक न रखने देने के पीछे यही तर्क देती है। उनका कहना है कि वो इन सेलिब्रिटीज की ट्रेनिंग में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। उनके ट्रैवल में, फूड अलाउंस में, उनके रहने में, आने जाने में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। ऐसे में अगर उनकी रिलेशनशिप जैसी दूसरी चीजों या दूसरी एक्टिविटी के कारण उनके फैंस नाराज हो गए और उनका शो देखना बंद कर दिए, तो कमाई कमी आएगी और एजेंसियों को घाटा होगा। लेकिन एजेंसियों का, फैंस का और इन सब टॉक्सिक प्रेशर का सेलिब्रिटी के मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर होता है। कई बार मामला सुसाइडल हो जाता है। साउथ कोरिया में सेलिब्रिटीज के सुसाइडल रेट 26% तक बढ़ चुके हैं और यह दुनिया में सबसे ज्यादा है। 14 अक्टूबर 2019 फेमस कोरियन पॉप स्टार सुल्ली की डेड बॉडी उनके घर पर मिलती है। पुलिस इस मौत को सुसाइड बताती है। जांच में सामने आता है कि सुल्ली साइबर बुली का शिकार थी। सुल्ली दूसरे कोरियन सेलिब्रिटीज से थोड़ी अलग थी। वो दूसरों की तरह अपने रिलेशनशिप को छिपा कर नहीं रखती थी, न ही अपने लुक या अपीयरेंस को लेकर हमेशा परफेक्ट रहती थी, जैसे कि दूसरे कोरियन स्टार्स मेंटेन करते हैं। वो ओपनली अपने रिलेशनशिप के बारे में लोगों के सामने बात करती थी, जिसको लेकर लगातार उनके फैंस उन्हें ट्रोल करते थे, जिससे वो ज्यादा परेशान होने लगी। मौत से पहले अपने आखिरी इंस्टाग्राम सेशन में सुल्ली से पूछा गया कि प्लीज मुझे बता दो मेरी क्या गलती हुई है। इसमें भी फैंस ने उन्हें पलटकर ढेरों गालियां दी थी, जिसके बाद सुल्ली ने उस रात सुसाइड कर लिया। ऐसे कई और केस सामने आए हैं जिसमें सेलिब्रिटीज ने इस तरह से प्रेशर झेलते हुए सुसाइड कर लिया था। किम से रोन का मामला भी ऐसा ही था। वो कई सारी इंटरनेशनली अवार्डेड विनिंग मूवी में काम कर चुकी थी। 2022 में एक बार किम ने शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें बिजली का खंभा टूट गया था। इस मामले में किम के ऊपर 20 मिलियन वॉन का जुर्माना लगाया गया, इंडियन रुपीस में करीब 12 लाख रुपए का। इस एक्सीडेंट के बाद किम को सोशल मीडिया में खूब ट्रोल किया जाने लगा। उन्हें काम मिलना बंद हो गया और अंत में किम ने सुसाइड कर लिया। ऐसे दर्जनों मामले कोरियन सेलिब्रिटीज के मौजूद है, जिसमें काम न मिलने, साइबर बुली होने, फिजिकल असॉल्ट होने, फेम चले जाने जैसे कारणों के चलते सुसाइड किया गया है। 7 मार्च 2009 को सियोल में एक 29 साल की एक्ट्रेस जांग जा योन सुसाइड कर लेती है। अपने लास्ट लेटर में वो उस इंडस्ट्री के डार्क सीक्रेट रिवील करती है। बताती है कि 10 से भी ज्यादा साल तक उन्होंने ट्रेनिंग ली, करोड़ों रुपए का उधार लिया, उनके सिर पर आया, लेकिन वो स्टार नहीं बन पाई। जिसके बाद एजेंसी पैसे वापस वसूलने के लिए दूसरा रास्ता अपनाने लगी, वो था प्रोस्टिट्यूशन का। जांग जायोन ने बताया कि उनकी एजेंसी ने उन्हें 31 लोगों के साथ 100 से भी ज्यादा बार सोने के लिए मजबूर किया।
2022 में एक एंटरटेनमेंट कंपनी के सीईओ अरेस्ट हुए थे। आरोप था कि अपनी एजेंसी की 4 ट्रेनी लड़कियों को वो अपने अमीर दोस्तों को ऑफर कर रहे थे। एक और सीईओ होटल में अपनी एजेंसी की 2 ट्रेनी के साथ हम बिस्तर होते गिरफ्तार किए गए। ये दोनों ट्रेनीज सिर्फ 17 और 19 साल की थी। नवंबर 2022 में ओमेगा एक्स के मेंबर्स ने कोर्ट केस जीता था, जिसमें उन्होंने अपनी ही एजेंसी एस्पायर एंटरटेनमेंट के सीईओ के खिलाफ आरोप लगाया था कि वो उनका फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन करती है। ऐसे में सवाल उठता है कि इन ग्लैमरस इंडस्ट्री का बैकग्राउंड इतना डार्क और इतना घिनौना है, फिर भी वहां की सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? चलिए इसका जवाब भी जानते हैं। 1960 में साउथ कोरिया की इकॉनमी $4 बिलियन की थी। 2021 में $2 ट्रिलियन की है। इस इकॉनमी ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान पॉप इंडस्ट्री का माना जाता है। हर साल ये इंडस्ट्री साउथ कोरिया की इकॉनमी में $10 बिलियन का कंट्रीब्यूशन देती है, जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ बीटीएस ने 2018 में $3.6 बिलियन का कंट्रीब्यूशन दिया था। आज कोरिया में घूमने आने वाले हर 13 में से एक टूरिस्ट पॉप इंडस्ट्री से अट्रैक्ट होकर वहां पहुंचता है। गंगनम स्टाइल सॉन्ग दुनिया का पहला गाना बना था जिसने यूट्यूब पर साल 2012 में 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर दिया था। स्क्विड गेम दुनिया का पहला सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बना था। बीटीएस और ब्लैकपिंक दुनिया के सबसे पॉपुलर बैंड बन चुके हैं। ओल्ड बॉय और पैरासाइट लॉन्च ईयर में सबसे पॉपुलर मूवी बन चुकी है। ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि वहां की सरकार ने ही इस इंडस्ट्री के रूल्स और रेगुलेशन लिबरल कर रखे हैं। सरकार ने 1954 में फिल्म प्रमोशन रूल लाया था, जिससे आर्टिस्ट और कंपनी को छूट दी गई थी, जिसे जो बनाना है वो बनाए, जो करना है वो करे। हालांकि अब भी कई मामलों में केस दर्ज होते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री से होने वाली अरबों की कमाई के पीछे सरकार भी अपना मुंह बंद रखती है। जाते आते आपको इंडिया में फल फूल रहे इस कोरियन पॉप कल्चर के बारे में भी बता देते हैं। साल 2020 में कोरोना लॉकडाउन के वक्त जब लोग घरों में कैद थे, लोगों ने सारे पिक्चरें और सीरियल्स देख डाली थी। तब उनके सामने छोटी आंखों वाले क्यूट दिखने वाले रोमांटिक सीरियल सजेशंस में आने लगे। यहीं से कोरियन ड्रामा का हालयू इंडिया में आया। हालयू यानी कि कोरियन लहर। 2021 में आई स्क्विड गेम ने पूरा गेम बदल कर रख दिया। यह दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली सीरीज बनी। यूनिक्लो जैसे कोरियन क्लोथिंग ब्रांड की सेल इंडिया में डबल हो गई। नेस्ले ने इंडियन मसालों वाली मैगी के साथ ही कोरियन मैगी भी लॉन्च की। देश में कई सारे कोरियन नूडल्स ब्रांड लॉन्च हुए। देश का नॉर्थ ईस्ट पार्ट इस कोरियन वेव का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। आज बड़े शहरों में लोग सिर्फ कोरियन कंटेंट ही नहीं देखते, बल्कि कोरियन फूड, कोरियन फैशन, कोरियन लाइफस्टाइल, कोरियन रेस्टोरेंट, कोरियन फर्नीचर, कोरियन हाउस होल्ड आइटम्स बढ़ चढ़ कर खरीदने लगे हैं। कोरियन पॉप स्टार आज हमें भले ही काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, हम बढ़ चढ़ कर उनके कंटेंट देखते हैं, लेकिन इस ग्लैमरस इंडस्ट्री का डार्क ट्रूथ काफी भयावह है। अगली बार जब भी आप इन कोरियन स्टार्स को देखेंगे तो उनके पीछे की इस मेहनत और टॉर्चरस लाइफ को मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।